नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम विज्ञान के अति लघुत्तरी प्रश्नों का वीडियो लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो 2016 से 2022 तक पूछे गए हैं आपकी पिछली परीक्षाओं में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो 2016 से 2022 तक परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जितने भी अति लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे गए वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के आधार पर अगली परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड में। ठीक है, तो आप जितने भी अति लघुत्तरी हों और बहुविकल्पी हों और जो लघुत्तरी क्वेश्चंस हैं, इन सभी को अच्छे से समझ लो। तो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो ये मान के चलो कि आपका 70% कोर्स ऐसे ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है। यानी प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराएं क्या होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? नसिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान सिराएं पर ले जाने का कार्य करती हैं। तो ये होती हैं शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का कोई दो उदाहरण दीजिए। बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हो जाना। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब एक क्रिया आपने की, उसी के प्रतिवर्ती क्रिया आपको अलग से मिलती। जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं जब, तो पीछे की ओर धक्का लगता है। इसी तरह जब हम नाव से बाहर निकलते हैं तो नाव क्या हो जाती है? पीछे थोड़ा चली जाती है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। अब नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, पवन ऊर्जा। अगर आपको दूसरा उदाहरण ऐसा आता है जो कभी ऊर्जा खत्म नहीं होगी, वो ऊर्जा कौन सी है? मेन सोर्स, पूरी ब्रह्मांड का एक मेन सोर्स है और वो नवीकरणीय ऊर्जा ही है। और वो कौन सी है, नीचे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये आपके सामने ये इसका सूत्र दे रखा है। नेक्स्ट है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। देखो, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं एलपीजी में कोई वो नहीं होती है, सुगंध नहीं होती है। लेकिन जब आप देखते हैं एलपीजी जब कहीं से रिसाव होता है तो उसमें एक अजीब सुगंध आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं पर गैस लीक हो रही है। तो उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे हमें उसकी महक पता चलती है, वो है एथिल मरकैप्टन। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए C2H5SH, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। एलपीजी मुख्यतः किससे बनी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है, जो गंधहीन होती है, यानी उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एकल बंध होते हैं, जैसे ये आपका CH4 इसका उदाहरण है। CH4 में आप देख सकते हैं इसमें केवल एकल बंध है। नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं, जैसे C2H2। यहाँ पर क्या है? C2H2, इसमें डबल या ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं असंतृप्त कार्बन में। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये इसमें ट्रिपल है, इसमें डबल बंध उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखो। तो पहला है कैंथेरेलस और मशरूम। वर्ण विक्षेपण क्या है? सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित होता है। क्रम वही है जैसे आपके बैंगनी, जामुनी, नीला, ये एक क्रम है। इसी क्रम में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसे पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या होती है? या हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन
कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये हो गई कोल गैस। रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैलता है। अगर उनके बीच में जगह नहीं होगी तो पटरियों के टूटने की आशंका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सबको मालूम है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, ये है आपकी सूर्य। ठीक, अब इसके चारों ओर क्या कर रहा है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रही पृथ्वी। ठीक है, ये इसका पथ है और यहाँ पर ये चक्कर लगा रही, और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो है चंद्रमा। अब देखो यहाँ पर, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, इसको ऐसे समझो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में आपको सूर्य ग्रहण नजर आता है। ठीक है, इसको हमने कई वीडियो में समझाया है बड़ी आसानी से। अगर आपको पीसीएस याद है, पीसीएस तो आपने खूब सुना है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। केवल एक आप अच्छे से याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये रहा चंद्रमा, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो अब सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, ये जो घटना होती है ये अमावस्या को होती है। देखो लिखा है। चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य, ये रहा सूर्य और ये रहा चंद्रमा। अब इसके बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो क्या हो जाएगा? तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे आप इसको याद कर लो, चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में होगी। ठीक, पृथ्वी बीच में होगी तब होगा आपका चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होगा? पीसीएस याद रखो, पीसीएस तो अच्छे से याद हो जाएगा, इसकी तो कोई ट्रिक ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। पीसीएस याद है तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकुंचन दाब क्या है? हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है, हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो हो गया प्रकुंचन दाब, एक हो गया शिथिलन दाब। यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। शिथिलन दाब क्या है? यह रक्तदाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हो गया प्रकुंचन दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकता है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। 1 हर्ट्ज 1 कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखो। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। आदर्श रक्तचाप यानी आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होता है और इसका यंत्र का नाम बताओ? तो आइडियल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है। प्रकुंचन दाब यानी जो इसकी हाई लेवल की सीमा होती है वो 120 Hg होती है, और जो इसकी लो लेवल की सीमा होती है वो 80 Hg होती है, जैसा कि इसी में दिख रहा है। ठीक, अब इसको नापा किससे जाता है? स्फेग्नोमीटर से। आगे देखते हैं, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह है? यानी हम कितना सुन सकते हैं, वही क्वेश्चन जो अभी पूछा गया है वही है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। अगला है, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे में उससे वायु से हल्की गैस भरने पर वह ऊपर उठने लगता है? तो वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दूना याद कर लो। ठीक है, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, याद रहेगा।
DUNA दूना याद कर लो, बहुत जब मैं पढ़ता था तब से ये सब ट्रिकें चलती आ रही हैं, तो आप भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से 0.3% से 0.4% तक पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है लेकिन उन्हें वापस नहीं जाने देती। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी, पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी जिससे समुद्र जल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र किनारे वाले शहर डूब जाएंगे। तो ये बात समझ गए कि कुल मिलाकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्रों में पानी बढ़ेगा, समुद्र के किनारे वाले जितने शहर हैं वो सब डूब जाएंगे। आगे देखते हैं, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती है? जड़ वृक्ष का वह हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, मूसला मूल और झगड़ा मूल। बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? ये प्रथम प्रकार का। इसमें एक सिरे पर बल, दूसरे पर भार तथा बीच में आलंब होता है। ऐसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग बताओ। तो थैले बनाने में, प्लास्टिक फिल्म बनाने में, जिओम्ब्रेन बनाने में, प्लास्टिक बोतल, अन्य पाते, इतने उदाहरण हैं जिसका जवाब नहीं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दूरदृष्टि दोष, दूना याद रखेंगे तो उत्तल लेंस आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है? तो ऊंट सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगी है क्योंकि इसको प्यास कम लगती है, इसके पैर गद्देदार होते हैं जो मरुस्थलीय रेत में आसानी से चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताओ तथा उसकी संरचना समझाओ। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन के एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना का होता है। त्रिविमीय मतलब 3D मतलब 3 डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन की कमी होने से क्या प्रभाव परिलक्षित होता है? शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसे हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं और बहुत लोग शुगर के नाम से जानते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन की रक्षात्मक कवच पाई जाती है। यह घातक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसके क्षतिग्रस्त होने से हमारा स्वास्थ्य, भोजन स्रोत प्रभावित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? इसमें ऊष्मा के कारण प्रसार एक समान होता है तथा अधिक होता है। यह ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। ये एक आकारदर्शीय पदार्थ होता है। कांच की जो नली है ये उसके साथ भी नहीं चिपकता। ये तापमापी में पारे का उपयोग इसीलिए किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से भिगोई जाती है तो उसके भार में जो कमी होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। अतः सारे हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसीलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, एक होता है परपोषी जो अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है, कैराइल क्या होता है, इसका उपयोग क्या है? यह भुनी हुई शक्कर होती है। इसके उपयोग वस्तु को कलर करने, कैंडी बनाने, टॉफ़ी बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश है वह निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण तारे चमकते टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोधन का प्रयोग किस प्रकार से होता है? सिनेमा हॉल में अवशोषण का प्रयोग हॉल में आ रही आवाज़ को अवशोषित करने के लिए होता है।
सिनेमा हॉल के अंदर दीवालों में होल होते हैं जो आवाज़ों को अवशोषित करते हैं। प्रतिध्वनि व गूंज में क्या अंतर है? प्रतिध्वनि पहाड़ों, गहरे कुओं तथा बड़ी इमारतों में ध्वनि उत्पन्न करने पर ध्वनि तरंगे पहाड़ों की सतह, गहरे कुओं के पानी के तल, बड़ी इमारतों की छत से टकराकर परिवर्तित होती हैं। जो ध्वनि मूल ध्वनि से थोड़ी देर बाद सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। गूंज एक बहुत बड़े कमरे में या गुंबद में जब बोलते हैं तो ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, इसे ही गूंज कहते हैं। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परिवर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता रहता है। तो ये आपने खुद भी महसूस किया होगा। तो ये आपके हो गए 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हमने आपको करा दिए हैं। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, नीचे कमेंट में आपको बताना था। अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो उसको बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और नीचे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बता दीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।